नमस्ते बच्चों। आज हम तुलनात्मक पद्धति में आगे बढ़ेंगे। तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता बहुत अधिक है। यह तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक व्यवहार की गहराइयों को समझने में हमारी मदद करती है। तुलनात्मक पद्धति राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने में, राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्यवहारिक तुलना करने में हमारी सहायता करती है। इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। हम तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता के विभिन्न बिंदुओं में पढ़ेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है तुलनात्मक पद्धति की सहायता से हम विभिन्न स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक घटनाओं को और राजनीतिक व्यवहारों को समझ सकते हैं और इन राजनीतिक व्यवहार में विद्यमान विभिन्न तत्वों का अध्ययन हम कर सकते हैं, जिससे कि हम यह पता लगा सकें कि कौन सी घटना किस कारण से घटित हुई और उसके क्या परिणाम निकाले जा सकते हैं, उसके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और इस प्रकार इस पद्धति के द्वारा हम विभिन्न राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक व्यवहार के पीछे जो भी कारण है, जो एक राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं। दूसरा, तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के द्वारा हम राजनीतिक व्यवहार में विद्यमान विभिन्न नियमितताओं को, भिन्नताओं को समझ सकते हैं। राजनीतिक व्यवहार में विद्यमान विभिन्न जटिलताओं को, विषमताओं को समझने में तुलनात्मक पद्धति हमारी सहायता करती है, क्योंकि जब तक हम राजनीतिक व्यवहार को नहीं समझेंगे, हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को नहीं समझ सकते, नहीं हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। नंबर 3, तुलनात्मक पद्धति के द्वारा हम किसी भी प्रकार की राजनीतिक घटना, राजनीतिक प्रणालियों अथवा राजनीतिक व्यवहार को समझ सकते हैं। तुलनात्मक पद्धति तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों कोई राजनीतिक व्यवस्था किसी एक देश में विद्यमान है और दूसरे देश में वो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चीन में आज साम्यवादी व्यवस्था आज भी विद्यमान है, लेकिन पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ देश है उसमें वह साम्यवादी व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। उसी प्रकार आज हम देखें तो विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इंग्लैंड में राजतंत्र आज भी विद्यमान है। तो इसका कारण यही है कि ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां हैं, ऐसा क्या विशेष राजनीतिक व्यवहार है जो उस देश में उस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करता है। और इन सब को समझने के लिए तुलनात्मक पद्धति हमारी सहायता करती है। नंबर 4 पर तुलनात्मक पद्धति न केवल राजनीतिक घटनाओं को समझने में सहायक है, बल्कि उन राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहार को भी समझने में हमारी मदद करती है। जैसे संसदीय प्रजातंत्र है, किसी देश में कौन सी व्यवस्था क्यों सफल है, क्यों किसी देश में वो व्यवस्था असफल है, तो यह पता लगाने के लिए तुलनात्मक पद्धति हमारी मदद करती है। जैसे कि हम देखें, भारत में संसदीय लोकतंत्र के सामने कई चुनौतियां, वो इतना सफल नहीं है, लेकिन ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र आज भी सफल है। आज इतना सफल है, उसके पीछे कई ऐसे कारण हैं। तो हम दोनों देशों की संसदीय लोकतंत्र को समझने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करके हम इन देशों में विद्यमान जो राजनीतिक व्यवहार में विद्यमान जो विषमताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, उसको हम समझ सकते हैं। नंबर 5, तुलनात्मक पद्धति से हम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक, व्यवस्थित, आनुभाविक और क्रमबद्ध अध्ययन बना सकते हैं। नंबर 6 पर किसी भी विषय में सिद्धांतों का निर्माण और नियमों का निर्माण या नियमों की व्याख्या होना ज़रूरी है, और यह हम तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग से ही संभव बना सकते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान में आज हम देखते हैं कैसे विभिन्न सिद्धांतों की खोज की जा रही है, जो संपूर्ण विश्व के राजनीतिक व्यवहार को और उन राजनीतिक व्यवहारों जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उन देशों में, जो विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनको समझने में हमारी मदद करते हैं।
तो तुलनात्मक पद्धति के द्वारा हम इन सिद्धांतों को समझने में और उसको उसकी प्रामाणिकता की जांच करने में हमें मदद मिलती है। नंबर 7 पर तुलनात्मक पद्धति की उपयोगिता इस बात में भी निहित है कि इसकी सहायता से हम वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रचलित राजनीतिक सिद्धांतों का पुनर्सत्यापन या उसका पुनर्परीक्षण कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं और हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतीत में वो राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या महत्व था, या राजनीतिक सिद्धांत कैसे थे, उनका क्या महत्व था, वर्तमान परिस्थितियों में वो राजनीतिक व्यवहार या राजनीतिक सिद्धांत कितना सही है या कितना गलत है, या हम उसमें कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, यह सब समझने में तुलनात्मक पद्धति हमारी मदद करती है। तो इस प्रकार हम यह देखें कि किसी भी राजनीतिक प्रणाली का हम संपूर्ण रूप से अध्ययन या निष्पक्ष रूप से अध्ययन तभी कर सकते हैं जबकि हम विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन या विश्लेषण करें। तो इस प्रकार हम तुलनात्मक पद्धति की सहायता से हम न केवल विभिन्न शासन प्रणालियों का या राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, बल्कि हम उन राजनीतिक व्यवस्थाओं में या उन शासन प्रणालियों में विद्यमान समानताओं को और असमानताओं को भी ढूंढ निकाल सकते हैं और उसके आधार पे हम उन राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना कर सकते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होती है। तो इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति वर्तमान राजनीतिक विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आज इस पद्धति का प्रयोग राजनीतिक विज्ञान में निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे अध्ययन विषय को, राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन के नए क्षेत्र मिले, नई विषय वस्तु मिली और राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र व्यापक हुआ और सबसे महत्वपूर्ण कि उसके अध्ययन के निष्कर्ष प्रामाणिक और सटीक भी सिद्ध होने लगे हैं। इस प्रकार बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में क्या क्या समस्याएं आती है या उसका प्रयोग करते समय विद्वान किन कठिनाइयों से जूझते हैं। तो इस प्रकार अब तक हमने पढ़ा कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पद्धति के प्रयोग के साथ साथ इसके प्रयोग में अनेक समस्याएं, अनेक बाधाएं भी है जिनका समाधान करना राजनीतिक वैज्ञानिकों के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार जो विभिन्न समस्याएं हैं तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में वह निम्नलिखित है, हम पढ़ेंगे इसको। सबसे पहले तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण समस्या या प्रमुख समस्या है कि हम जो 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 महत्वपूर्ण समस्या है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पृष्ठभूमि परिवर्तियों की संख्या कैसी हो। पृष्ठभूमि परिवर्तियों मतलब कि हमारे जो अध्ययन की जो शोध की इकाई है वो उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, किस प्रकार हम कितनी इकाइयों का हम अध्ययन एक साथ कर सकते हैं, वह समस्या आड़े आती है। तो कई बार ये होता है कि राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न ऐसे तत्व होते हैं जैसे आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, वो राजनीतिक व्यवस्था किन तत्वों से ज़्यादा प्रभावित हो रही है या विभिन्न तत्वों का शासन पर या राजनीतिक व्यवस्थाओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो उन सबको समझने के लिए हमें इन परिवर्तियों का या निकायों का चयन करना ज़रूरी होता है, लेकिन समस्या यह आती है कि ये इन परिवर्तियों का या इन इकाइयों को हम कितनी संख्या में या कितने उस उदाहरण के रूप में उसको हम काम में लेते हैं अपने अध्ययन में। दूसरा, तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग की एक समस्या यह भी आती है कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जो कार्य प्रणाली है या जो प्रक्रिया है उसके किन किन घटकों या किन किन तत्वों का हम अध्ययन करें, क्योंकि एक राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न कारकों से, विभिन्न घटकों से प्रभावित होती है और उन सभी की एक साथ तुलना करना संभव नहीं होता है। तो कठिनाई यह आती है कि कौन से घटक इस्तेमाल किए जाएं और किन घटकों को छोड़ा जाए ताकि हम एक सटीक अध्ययन पर पहुंच सकें। नंबर 3 कि तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास हमारे अध्ययन में पर्याप्त उदाहरण हमारे पास हो। उदाहरण मतलब कि जिस राजनीतिक घटना का हम अध्ययन करें उससे संबंधित पर्याप्त उदाहरण हमारे पास
होने चाहिए, ताकि हम उस घटना का बिल्कुल निष्पक्षतापूर्वक और संपूर्णता के साथ अध्ययन करें। लेकिन अक्सर यह भी कठिनाई आती है कि हम किस प्रकार और कितने उदाहरणों का प्रयोग अपने अध्ययन में करते हैं। नंबर 4 पर कि विभिन्न आंतरिक व्यवस्थाओं में कई बार हम देखते हैं कि सिद्धांत और व्यवहार का अंतर पाया जाता है। जैसे ब्रिटेन की आंतरिक व्यवस्था है, उसमें सिद्धांत और व्यवहार का अंतर बहुत अधिक है। तो उस प्रकार हम देखें, हम अगर किसी भी आंतरिक व्यवस्था को हम अपने अध्ययन में अपनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही है। जैसे संविधान कुछ और कहता है और व्यवहार में राजनीतिक व्यवस्था में कुछ और घटित होता है। तो इस प्रकार का जो अंतर है वो अक्सर तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में आड़े आता है या समस्या उत्पन्न करता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि ऐसा अध्ययन विश्वसनीय नहीं हो रह पाता है। नंबर 5 पे तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोग की एक और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि हम हमारे अध्ययन के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं वो किस प्रकार किए जाएं इकट्ठे। कई बार ये होता है कि कई बार भाषा संबंधित भौगोलिक समस्याएं भी आती है, विभिन्न सरकारों की क्या कार्य प्रक्रियाएं हैं या किस तरह की देश है, वहाँ कैसी व्यवस्था है, वो समस्याएं आती है। जैसे साम्यवादी सरकारें बिल्कुल अलग है, तो उनके बारे में सही जानकारी और सही आंकड़े इकट्ठा करना अध्ययनकर्ताओं के लिए संभव नहीं हो पाता है। कई बार अनेक देश अपने देश की जानकारियों को छुपाते हैं या गोपनीय रखते हैं, सही जानकारियां नहीं देते हैं, तो उससे भी अध्ययन में या तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में समस्या आती है। तो इस प्रकार हम देखें कि उपरोक्त जो समस्याएं हमने पढ़ी उसके कारण तुलनात्मक अध्ययन में बहुत कठिनाइयाँ और जटिलताएं आती है, या हम यह कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन का कार्य बहुत कठिन और जटिल कार्य हो गया है। तो इस प्रकार तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में जो विभिन्न समस्याएं हैं उसका हमने अभी अध्ययन किया, लेकिन ये समस्याएं ऐसी नहीं है कि हम इसका समाधान नहीं कर सकें। हम तुलनात्मक पद्धति को वर्तमान संदर्भ में अपनाना आवश्यक है और संभव भी है। इसके लिए हम यह ज़रूरी है कि हम जो विभिन्न कठिनाइयाँ उसके अध्ययन में हैं उसका निराकरण किया जाए और इस तरह का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए कि हम अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए सामान्य सिद्धांतों का निर्माण के स्तर पर पहुंच सके। तो इस प्रकार वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति में शोध के नई पद्धतियां, नए साधन अस्तित्व में आ रहे हैं। उससे तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में उपरोक्त समस्याओं का समाधान हो रहा है और तुलनात्मक अध्ययन सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन बनता जा रहा है। तो इस प्रकार बच्चों हमने तुलनात्मक पद्धति का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया, विश्लेषण किया। हमने तुलनात्मक पद्धति में उसका अर्थ, परिभाषा पढ़ी, आवश्यकता पढ़ी, विषय क्षेत्र पढ़ा, उसकी उपयोगिता पढ़ी, तुलनात्मक पद्धति के प्रयोग में आने वाली समस्याएं भी पढ़ी। तो इस प्रकार बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से यह अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।